व्हाट्स अप ब्यूटी फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का ब्रांड न्यू धमाकेदार मानवा के साथ। इसका नाम है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। ये बहुत ही लाजवाब मानवा होने वाली है क्योंकि रेटिंग के मामले में इसने टिबेट और ओआरवी जैसी मानवास को भी पीछे करके रखा है। ये स्टोरी लॉयड नाम के बंदे की है जो कि एक वेब नवेल में घुस चुका है, यानी कि दूसरी दुनिया में। लॉयड एक नोबल फैमिली से है लेकिन गरीब। उल्टा इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। लॉयड का नाम पुरानी दुनिया में सूहो किम था, जो कि एक नॉर्मल सा सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन अब नहीं। एक दिन जैसे ही सूहो किम अपनी आंखें खोलता है, इस बंदे की पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। सूहो किम एक वेब नवेल की दुनिया में आ चुका है, जहां पर इसका नाम लॉयड फ्रंटेरा है। एक सिस्टम विंडो लॉयड को जगाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि ये बंदा सड़क पर ऐसे ही पड़ा है। ओए, जाग जाओ। एब्सोल्यूट की तरफ से तुम अब इस वेब नवेल के कैरेक्टर बन चुके हो। लॉयड करता है, क्या? ये तो वही वेब नवेल है जिसे कि मैं कल रात को पढ़ रहा था। कहीं मैं किसी और दुनिया के अंदर तो नहीं आ चुका हूं, जैसा कि मैंने कई सारी वेब नवेल्स में पढ़ा है। अरे यार, यहाँ पर कितनी ठंड है और ये मेरे होठों को क्या हो गया है। तभी विंडो में नोटिफिकेशन आता है, तुम रात भर से उल्टे पड़े थे, जिस कारण से तुम्हारा जबड़ा हिल चुका है। हैं? आखिर मैं कौन सा कैरेक्टर बन चुका हूं? ये कौन बंदा हो सकता है जो कि जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ था? लॉयड के ऐसा कहते ही यहां पर एक जेवियर नाम का बंदा आ जाता है, जो कि लॉयड को ही ढूंढ रहा था। इस बंदे की खासियत यह है, जिस नविल के अंदर लॉयड घुस चुका है, इस नविल का मेन कैरेक्टर यही जेवियर बंदा है। मास्टर लॉयड, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। चलिए वापस चलते हैं। लॉयड अपने मन में कहता है, ये जेवियर तो सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा कि बुक में था। बुक में लिखा था कि ये बहुत बड़ा तलवारबाज है, लेकिन इसने अपनी जर्नी एक कंट्री लॉर्ड के अंडर शुरू करी थी, जिनका नाम एररकस फ्रंटेरा था। एक मिनट रुको जरा। फ्रंटेरा का बड़ा वारिस यानी कि मैं तो वही बदमाश लॉयड फ्रंटेरा हूं। मास्टर, मैंने तो आपको बदमाश नहीं कहा, लेकिन लगता है आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। विंडो कहती है, लगता है जेवियर अच्छे मूड में है। लॉयड कहता है, ये तो मैं भी देख पा रहा हूं। अगले सीन में अपन देखते हैं लॉयड अपने घर में पहुंच जाता है। जेवियर कहता है, क्या आप नहीं जानते आपकी वैसी हालत कैसे हो गई? आप काफी ज्यादा पीकर टल्ली हो रखे थे और एक पब में तोड़फोड़ मचा दी। फिर वापस आते समय आप रास्ते में ही बेहोश हो गए। लॉयड खुद से कहता है, ठीक है, मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। और ये फर्श गर्म क्यों नहीं है? यहाँ पर ऑन्डोल तो है ही नहीं। अरे हाँ, ये तो फैंटेसी नॉवेल है। मास्टर लॉयड, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं लॉर्ड के पास रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। जेवियर, एक मिनट रुको जरा, हमारी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है ना? जेवियर कहता है, आप थोड़ी अजीब बातें कर रहे हैं, और यहां से चला जाता है। इस स्टोरी में क्या होने वाला है मैं सब कुछ जानता हूं। कल रात को ही मैंने अपने छोटे से रूम में इसका लास्ट चैप्टर पढ़ा था। लॉयड के साथ क्या होने वाला है मैं ये भी जानता हूं। पार्ट 1 के हिसाब से बैरन और बैरनेस एक कॉनमैन के चंगुल में फंस जाते हैं, जिससे कि वो दोनों अपना सब कुछ खो देते हैं और आखिर में सुसाइड कर लेते हैं। लॉयड एक भिखारी बन जाता है और सिर्फ शराब ही पीता रहता है, जिस कारण से बाद में वो भी मर जाता है। अरे यार, इतना ज्यादा रईस होने का मतलब क्या निकला, जब मेरी ये वाली लाइफ भी इतनी ज्यादा दुखी है। यही सोचकर लॉयड चिल्लाने लग जाता है। तभी विंडो में नोटिफिकेशन आता है, एब्सोल्यूट की तरफ से तुम्हें एक रैंडम विश दी गई है। लॉयड कहता है, आखिर ये एब्सोल्यूट कौन है और मैं किसी और की बॉडी में कैसे आ गया हूं? अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और लॉयड की मदर आती है लॉयड के पास। लॉयड की मदर का नाम मार्बेला फ्रंटेरा होता है, जो कि कहती है, कल रात तुमने पब में बहुत तोड़फोड़ मचाई है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज जाओ, जाकर पब वालों से माफी मांगो। लगता है जो इस बॉडी ने कारनामे किए हैं उन्हें मुझे ही ठीक करना होगा। ठीक है, मैं जाकर माफी मांग लूंगा। लॉयड की बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि लॉयड माफी मांगेगा। अगले सीन में अपन देखते हैं जेवियर और लॉयड टाउन में चले जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर लॉयड को देख रहे होते हैं, सब के सब बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं और छुप रहे होते हैं। ओए ब्रो, क्या कर रहा है? जल्दी से भाग यहाँ से, उससे नजरें मत मिला। विंडो कहती है, सारे के सारे विलेजर्स तुमसे नफरत करते हैं। हाँ, ये तो मुझे भी दिख रहा है। बाय द वे जेवियर, तुम मेरे साथ क्यों आए हो? जेवियर कहता है, लॉर्ड ने मुझे कहा है आपकी देखरेख करने का, ताकि कल जैसा दोबारा ना हो। क्लियर बात है, मैं विलेजर्स को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लॉयड अपने मन में कहता है, लगता है सबसे पहले तो मुझे अपनी इमेज सुधारनी होगी, ताकि जब मैं भिखारी बनूंगा कम से कम ये लोग मुझे खाना तो ऑफर करेंगे। या फिर नहीं, मुझे अपनी फैमिली का कर्जा उतारने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ मजे से जी सकूं। क्या मेरे पास कोई चीट कोड या स्किल वगैरह नहीं है जिससे कि मेरी मदद हो सके?
लॉयड के ऐसा सोचते ही विंडो फिर से सामने आ जाती है, जहां पर लॉयड की 2 स्किल्स हैं। ये दोनों स्किल्स इतनी ज्यादा बेकार है, भाई इससे अच्छा तो इसे मौत क्यों नहीं आ जाती। मास्टर लॉयड, आप उधर किधर जा रहे हैं? पब तो इधर की साइड पर है। क्या आपने माफी मांगने के बारे में झूठ कहा था? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। लॉयड की हरकतों के कारण जेवियर को थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है, क्योंकि लॉयड की हरकतें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। लॉयड और जेवियर पब के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहां पर सचमुच में कुछ ज्यादा ही तोड़फोड़ मची है। लॉयड पब ओनर के सामने जाकर बैठ जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, जो कुछ भी हुआ सारी मेरी गलती थी। पब ओनर डरते हुए कहता है, मास्टर लॉयड प्लीज, मैं आपसे उम्मीद करता हूं ऐसी बातें मत कीजिए। लॉयड अपने मन में कहता है, ये तो और भी ज्यादा डरने लग गया है, ये सोचकर कि ये घटिया इंसान इतना अच्छा कैसे बन गया। मुझे थोड़ा रूडली बात करनी चाहिए ताकि मैं नेचुरल फील हूं। वेल, मुझे माफ करना। मास्टर लॉयड, ठीक है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में अपन देखते हैं, जेवियर कहता है, भले ही आपने उससे माफी मांगी, लेकिन वो खुश बिल्कुल नहीं लग रहा था। कल रात को आपने जो कुछ भी तोड़ा फोड़ा था, वो सब उस पब ओनर ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। उस पब ओनर को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके सामान की भरपाई नहीं हो जाती। लॉयड अपने मन में कहता है, हमारे खुद के ऊपर इतना कर्जा है और उल्टा मैं उसकी भरपाई कहां से करूं। जेवियर कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, उस इंसान की मदर भी ठंड के कारण बीमार है। आप नहीं जानते उसके ऊपर क्या बीत रही है। लॉयड मन में कहता है, पब के अंदर भी ठंड लग रही थी। एक अकेली चिमनी से पूरी बिल्डिंग को गर्म नहीं रखा जा सकता। कोई बूढ़ा आदमी इतनी ठंड को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों के पास तो ऑन्डोल भी नहीं है। एक मिनट रुको जरा, आइडिया, इस वर्ल्ड में तो ऑन्डोल ही नहीं है। अगर मैं बना दूं तो वो जरूर से बिक जाएंगे। बदमाश लॉयड ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सूहो किम जरूर से कर सकता है। मैं एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हूं, और जब मैं मिलिट्री में था उस दौरान मैंने खुद से घर बनाया था। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर भी दिन रात काम किया है। लगता है मेरा काम तो हो गया। इससे मैं बैरन का कर्जा भी उतार सकता हूं। जेवियर, चलो मेरे साथ, वापस पब में चलो। जेवियर कहता है, क्यों? लॉयड कहता है, मेरा पहला ऑर्डर लेने के लिए। और लॉयड के ऐसा कहते ही विंडो में नोटिफिकेशन आते हैं, तुम्हारी असली जर्नी शुरू हो चुकी है। आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जरूरी कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करके तुम आरपी पॉइंट्स कमा सकते हो। इस वक्त तुम्हारे पास 0 है। आखिर ये रिलेशनशिप पॉइंट्स क्या हैं? अगर मैं जेवियर के देखूं तो ये तो -30 है। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों? भले ही जेवियर मास्टर मास्टर करते रहता है, लेकिन मन में तो लॉयड को जरूर गालियां देता होगा। लॉयड जेवियर के जरिए आरपी पॉइंट्स कमाने की कोशिश करता है। जेवियर, सुनो जरा, मेरे हिसाब से तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो। जेवियर कहता है, ये बात तो मैं ऑलरेडी जानता हूं। और जेवियर के अप्रूवल रेटिंग एक और पॉइंट नीचे चली गई। ये क्या? ये और भी नीचे कैसे हो गई? मुझे इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जल्दीबाजी करने से और भी खराब हो सकती है। अगले सीन में अपन देखते हैं, लॉयड इस पब ओनर के सामने बैठा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। मैं एक बिल्डर हूं और तुम एक खरीदार हो। मैंने यहां पर तुम्हारा डैमेज और कंस्ट्रक्शन की फी दोनों लिख दी है। अब यहां पर साइन करो। पब ओनर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि पब ओनर को लॉयड पर शक हो रहा है। मैं इसे आसानी से नहीं जाने दे सकता। मुझे अपनी बदमाश इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ओए कम ऑन, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें भरोसा रखना चाहिए, है ना? पब ओनर ना चाहते हुए भी साइन कर देता है। सिस्टम विंडो कहती है, तुम तो सचमुच में बहुत बड़े कचरे हो। मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल चुका है। सर, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हे, अगले सीन में अपन देखते हैं, लॉयड पब के पीछे आ जाता है और यहां पर अपना काम शुरू करने वाला है। मास्टर लॉयड, आपने उस पब ओनर से जबरदस्ती साइन कराई है। क्या आप उसे किसी नई तरह से परेशान करने वाले हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में नहीं सुना है? अगर तुम किसी के पास्ट के बिहाफ पर किसी को जज करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी घुस सकती है। लेकिन सर, ये तो मेरा कोई अंदाजा थोड़ी ना है, ये तो एक्सपीरियंस और स्टैट्स है। जेवियर, एक्सपीरियंस और स्टैट्स भी तो पास्ट से ही निकल कर आती हैं। ये सुनकर जेवियर की बोलती बंद हो जाती है। ये क्या ये हमेशा से ही इतनी सटीक बातें करते हैं? मैं उनके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूं, पब ओनर और उसकी मदर के। ऐसा कहते हुए लॉयड अपने घर बनाने के काम पर जुट जाता है और 1 हफ्ते तक बहुत कड़ी मेहनत करता है। ये देखकर जेवियर को हैरानी होती है। ये तो सचमुच में कुछ बना रहे हैं। क्या ये सच्ची में पब ओनर को खुश करना चाहते हैं? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। बदमाश लॉयड फ्रॉन्टेरा ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे यार, ये शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन मेरे पास आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। लॉयड की कड़ी मेहनत को देखकर जेवियर मदद करने का डिसाइड करता है। बताइए, मुझे आपको क्या चाहिए?
मुझे लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, लगभग इतने इतने बड़े। ऐसा सुनते ही जेवियर लकड़ियों के ब्लॉक्स को स्क्वायर शेप में काट देता है, एक कुल्हाड़ी की मदद से। जेवियर शुरुआत से ही काफी स्किलफुल बंदा है, क्योंकि आगे जाकर ये बेस्ट द स्वॉर्डमैन बनने वाला है। वाह, अगर ऐसी तलवारबाजी हो तो किसी को मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़े। जेवियर, जब ये काम हो जाए खोदना शुरू कर देना। जेवियर अपने मन में कहता है, क्या थैंक्स कहने की बजाय ये मुझे और काम बता रहे हैं। विंडो कहती है, जेवियर को अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है। तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम भी जानना चाहते हो आखिर मैं करने क्या वाला हूं, है ना? तुम सचमुच में ये जानना चाहते हो कि आखिर में क्या होगा, इसीलिए हमें इस काम को जल्दी खत्म करना है। ये तो तुम भी जानते हो। काम जल्दी कैसे खत्म होगा? हमें साथ मिलकर करना होगा। है, क्या ही तो चालू बंदा है, बेचारे को लपेट लिया। ये सचमुच में पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन इनके पास्ट के कारण इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। काफी देर मेहनत करने के बाद इनका काम कंप्लीट हो जाता है और एक ऐसा घर बन के तैयार हो जाता है जिसमें ऑन डॉल मैकेनिज्म है। ये बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर गर्म हवा को जमीन के अंदर रखा जाता है। लॉयड अपना लोगो भी तैयार कर लेता है और इस घर के माथे पर चिपका देता है। जेवियर, अब टाइम आ चुका है ये देखने का कि मैं पब ओनर के साथ क्या करता हूँ। अगले सीन में अपन देखते हैं पब ओनर और उसकी मदर ऑन डॉल वाले रूम के अंदर होती है। पब ओनर की मदर को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। ओ माय गॉड, गरम है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद मैंने अपनी मदर को इतना खुश देखा है जैसा कि इन्होंने कहा था। पब ओनर और उनकी मदर स्माइल कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ इनकी बातें ही अलग थी, लेकिन अब अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए ये इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब लॉयड फ्रॉन्टेरा ने किया है। तभी विंडो कहती है, जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट्स बढ़ चुकी है, जिससे कि तुम्हें 36 आरपी पॉइंट्स मिले हैं। इस जरूरी कैरेक्टर के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। मुझे पता है तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि ये इंसान इतना बड़ा भी कचरा नहीं है ना? जेवियर कहता है, नहीं, अरे भाई मान भी जाओ। लॉयड मन में कहता है, टिम्बर लकड़ी के कारण ये घर हमें लॉस में पड़ रहा है, लेकिन ये बात अभी जरूरी नहीं है। मैं इस घर को मॉडल की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं। अगले सीन में अपन 5 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां पर विलेजर्स बारी बारी से इस घर के अंदर जाकर टेस्ट कर रहे होते हैं। लॉयड कहता है, मजा आया है ना? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा रूम तुम भी अपने घर पे चाहते हो। हमारे पास 2 स्टाइल अवेलेबल है, या तो तुम नया रूम बनवा लो या फिर अपने घर को ही रीमॉडल करवा लो। अगर तुम दोनों ऑर्डर करते हो तो मैं तो तुम्हें 10% ऑफ दूंगा। इस विलेजर को भी लॉयड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और डर रहा होता है। लॉयड अपनी बदमाश इमेज का इस्तेमाल करता है। ओए, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ये कीमत तो इतनी कम है जैसे कि मैं तुम्हें फ्री में ही दे रहा हूँ। लॉयड के ऐसा कहते यहाँ पर लॉयड के फादर की एंट्री हो जाती है, जिनका नाम है एकस फ्रॉन्टेरा। लॉयड, तुम ये विलेजर्स के साथ क्या कर रहे हो? अगले सीन में अपन देखते हैं लॉयड के फादर लॉयड को वापस घर ले आते हैं और खाना खा रहे होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आखिर तुम इस बार क्या करने पर तुले हुए हो? लॉयड कहता है, पब ओनर ने मुझे ऑन डॉल रूम ऑर्डर किया था, इसीलिए मैंने मना कर दिया। बाकी तो आप जानते ही हैं, अब और भी विलेजर्स मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। लॉयड, वो ऐसे लोग हैं जिनका कि हमें ख्याल रखना है। अगर तुम उन लोगों से झूठ बोल रहे हो और उन्हें धोखा देने वाले हो तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लॉयड यहाँ पर रूडली बात करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि अपने फादर के सामने नेचुरल फील हो। लॉयड, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम भी जानते हो हमारी फैमिली की सिचुएशन कितनी डाउन चल रही है? तुम खामखा चिंता मत करो, मैं जल्द हम सभी को इस परेशानी से बाहर निकाल लूंगा, इसीलिए तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। लॉयड के मुंह से ये बात सुनकर सूहो की अपनी पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। पास्ट लाइफ में सूहो के फादर ने भी सेम यही बात कही थी, लेकिन वो कुछ भी बेटर नहीं कर पाए थे और इन लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। लॉयड अपने मन में कहता है, मैंने ये शब्द पहले भी सुन रखे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पैसों के कारण से मैं अपनी हालत उतनी ज़्यादा बेकार दोबारा नहीं होने दे सकता। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, इस बंदे ने अपनी पिछली लाइफ में बहुत गरीबी देखी है। लॉयड अपने फादर से कहता है, प्लीज़ हार मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं मानने वाला, और यहाँ से चला जाता है। बाहर जाते हुए लॉयड अपने मन में कहता है, मेरे पास 32A स्टाइल्स और 57B स्टाइल्स के ऑर्डर आए हैं। मेरे पास कंस्ट्रक्शन के लिए आधे पैसे भी आ चुके हैं। भाई, इस बंदे ने सभी को डरा के ही मनाया होगा। तभी लॉयड की नज़र 2 बंदों के ऊपर पड़ती है, जो कि लॉयड के फादर से अपने उधारी के पैसे वसूल करने आए हैं। लॉयड अपने फादर और इन दोनों के बीच की बात को छुप कर सुन रहा होता है। लॉयड इन दोनों उधारी वाले बंदों को पहचान जाता है, क्योंकि लॉयड ने स्टोरी जो पढ़ के रखी है,
एक शैतानी स्माइल के साथ लॉयड वापस अपने रूम में चला जाता है, जहां पर सिस्टम की मदद से वो स्किल्स खरीदने लग जाता है। जो कुछ भी लॉयड को आता है, ये सिस्टम पूरी तरह से स्कैन कर लेता है और लॉयड के सामने 2 स्किल्स प्रेजेंट करता है। लॉयड के पास टोटल 36 आरपी पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि वो इन दोनों स्किल्स को खरीद लेता है। दोनों स्किल्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। पहली स्किल की मदद से लॉयड किसी भी जगह का सर्वे कर सकता है। दूसरी स्किल की मदद से किसी भी बिल्डिंग का बेसिक डिजाइन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इन दोनों स्किल्स की मदद से मेरा काम तो आसानी से आगे बढ़ेगा, लेकिन जेवियर अकेला काफी नहीं है कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए। अगर मैं अपने नॉलेज की मदद से बड़ी बड़ी मशीन्स को समन कर पाता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। तभी विंडो कहती है, अगर तुम कुछ समन करना चाहते हो तो आरपी पॉइंट्स की मदद से पार्टनर समन कर सकते हो। लॉयड कहता है, ये क्या है, ये तो किसी गेम की तरह है और मेरे पास तो सिर्फ एक ही आरपी पॉइंट बचा है। आखिर मैं इससे क्या समन कर सकता हूँ? अगर मैं बड़े बड़े मॉन्स्टर्स समन कर पाऊंगा तो उनसे मैं मशीनों का काम करवा सकता हूँ। मुझे फटाक से आरपी पॉइंट्स कमाने होंगे, जिसके लिए मुझे जरूरी कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना होगा। दूसरी साइड पर अपन देखते हैं ये दोनों उधारी वाले बंदे लॉयड के फादर के साथ बहुत ही बदतमीजी करने लग जाते हैं। एकस फ्रॉन्टेरा, अगर तुम पैसे वापस नहीं चुका पा रहे हो तो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ। तुम अपनी वाइफ और उसके साथ काम करने वाली लेडीज को किसी अच्छी जगह पर बेच दो, जिससे कि काफी अच्छे पैसे आ सकते हैं। लॉयड के फादर शॉक में कहते हैं, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी यहाँ पर अचानक से लॉयड आ जाता है। ओए गुब्बारे, जस्ट बिकॉज तुमने पैसे दे रखे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम अपने मैनर्स भूल जाओ। गुब्बारा कहता है, तुम तो वही बदतमीज बड़े बेटे हो, हमारे डिस्कशन को खराब मत करो। लॉयड कहता है, ब्ला ब्ला भाड़ में जाओ, मुझे अपना वारंट शो करो। रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली एक्ट के हिसाब से किसी भी नोबल को अपने अधिकारों को बचाने का पूरा अधिकार है। मेन बात यह है, किसी भी नोबल फैमिली के अंदर बिना वारंट के घुसना इल्लीगल है। ओए ये क्या बकवास कर रहे हो, हमने तो ऐसे किसी भी कानून के बारे में नहीं सुना है। अच्छा, तो तुम दोनों को नहीं पता है, चलो साथ में पता करते हैं। जेवियर आगे आओ, इन दोनों के हाथ काट दो। डर के मारे दोनों बंदे कहते हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा, और यहाँ से भाग जाते हैं। लॉयड, जेवियर ये तुमने क्या किया? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है उन दोनों को चुकाने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा प्लान था कि मैं सारे पैसे इकट्ठा दूं, लेकिन इनसे इस महीने का इंटरेस्ट तो चूक जाएगा। लेकिन ये तो ऑर्डर्स के पैसे हैं जो कि तुमने हमारे लोगों से ही लिए हैं, ये सही नहीं है। माय लॉर्ड, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मास्टर लॉयड अपने ऑर्डर्स को जरूर पूरा करें। लॉयड अपने मन में कहता है, इन्हें देखकर लग रहा है ये जेवियर की बात पर पूरा भरोसा करते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। मास्टर लॉयड, आपको वैसे किसी कानून के बारे में कैसे पता चला? मैं तो हमेशा से सोचता हूँ आप बेवकूफ टाइप के हैं। लॉयड कहता है, वो तो बस मैंने ऐसे ही कहीं से भी उठा लिया। दोस्तों, सच्चाई ये है, जब स्टोरी के हिसाब से लॉयड के मदर और फादर सुसाइड कर लेते हैं, वो दोनों उधारी वाले बंदे ग्रेवयार्ड पर आते हैं ताकि डेड बॉडीज से भी पैसे कमा सकें। उस समय जेवियर ने ही उन दोनों से कहा था उस कानून के बारे में। फिर वो इन दोनों की मुंडी उड़ा देता है। फिर जेवियर को जज के सामने पेश किया जाता है, लेकिन जेवियर को कुछ भी सजा नहीं होती, क्योंकि जेवियर ने सब कुछ नोबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया होता है। अचानक से लॉयड के सामने विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर लिखा होता है, लॉयड के फादर की अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट्स बढ़ चुकी है, जिससे लॉयड को 60 आरपी मिली होती है। अब लॉयड के पास 61 आरपी हो चुकी है। भाई, ये बंदा क्या ही स्माइल करता है, इसकी स्माइल से ही मुझे हंसी आने लग जाती है। इसकी स्माइल से ही मुझे हंसी आने लग जाती है। अगले सीन में अपन देखते हैं, रात के टाइम पर लॉयड अकेले ही एक जगह पर खड़ा होता है। लॉयड किसी को समन करने के लिए समन गेम को एक्टिवेट कर देता है। एक बार खेलने की कीमत 50 पॉइंट्स है। ओ माय गॉड, ये तो एक मैजिक सर्कल है। कितना ज्यादा लाजवाब है, लेकिन इतना छोटा क्यों है? लॉयड के देखते देखते ही इसके अंदर से एक चूहा बाहर आ जाता है। बाबा, ये क्या बवासीर है, ये तो किसी भी काम का नहीं। ऐसा सुनकर चूहा दुखी हो जाता है। चूहा कहता है, पोडोंग पोडोंग, क्या कहा तुमने? तुम बेकार नहीं हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। पोडोंग, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ये चूहा अपने मुंह के अंदर से यूजर मैनुअल निकालता है, जिसके अंदर लिखा होता है, पोडोंग एक प्यारा हैमस्टर है, इसे बड़े प्यार से रखना। सनफ्लावर का लाल बीज खिलाने से 12 घंटों के लिए इसका साइज बढ़ जाएगा। नीला बीज खिलाने से इसका साइज वापस छोटा हो जाएगा। 2 बीजों की कीमत 1 आरपी है। आखिर ये कितना बड़ा हो सकता है? अगर इंसान जितना बड़ा भी हो गया तो भी टनलिंग के काफी काम आ सकता है। ये लो, खाओ इसे। जैसे ही पोडोंग लाल बीज को खाता है, लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि
पोडोंग का साइज 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो चुका है। पोडोंग की स्किल है खुदाई करना और जमीन को वापस बराबर करना। साथ ही साथ तीसरी स्किल, ये अपने मुंह में बहुत बड़ी बड़ी चीज कैरी कर सकता है। ये तो मेरा जैकपॉट लग गया, मुझे मेरा सबसे बड़ा इक्विपमेंट मिल चुका है। लेकिन अगर कोई भी मुझे इतने बड़े जानवर के साथ देखेगा तो उन्हें शक हो जाएगा। मुझे अपने साथ एक समनिंग की बुक रखनी चाहिए। किसी के भी पूछने पर मैं कह दूंगा कि मैं समनिंग मास्टर हूँ। मैं कितना स्मार्ट हूँ यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉयड 30 सोल्जर्स के सामने खड़ा होता है, जो कि सोल्जर कम मरियल आत्माएं ज्यादा लग रहे हैं। कितनी इरिटेटिंग बात है, इन लोगों को फालतू में ही तनख्वाह मिलती है। बैरन के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, इन लोगों को भगा क्यों नहीं देते। लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है, अब मुझे कारीगरों के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सभी लोग मेरे साथ कहो, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ फर्स्ट। सुनो सभी, तुम सभी सोल्जर्स हो, आर्मी के हिस्से। आर्मी का काम होता है काम करना। क्या तुम उस मिट्टी को देख रहे हो? मैंने रात भर जग के उसे खोदा है। हमारा काम है ओंडोल बनाना, इसीलिए इस मिट्टी को सभी लोग मिलकर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाओ। सोल्जर्स को काम करने के नाम से भी डर लग रहा होता है, लेकिन लॉयड को भी इस बात का पूरा अंदाजा था। तभी यहाँ पर न्यूमैन नाम के एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि सीनियर नाइट की पोस्ट पर है। मास्टर लॉयड, आपने मेरे आदमियों को यहाँ क्यों बुला के रखा है? लॉयड अपने मन में कहता है, मैं जानता था कि ये यहाँ पर जरूर से आएगा। इस जगह पर 3 नाइट्स मौजूद हैं। सबसे पहला न्यूमैन, फिर इसके अंडर में बैरन, फिर आता है हमारा जेवियर एशराहन। बुक की स्टार्टिंग में जब ई स्टेट बर्बाद हो गई थी, जेवियर और बैरन ये दोनों आखिर तक वफादार थे। लेकिन हमारे इस दोस्त न्यूमैन ने बैरन को धोखा दिया और भाग गया। न्यूमैन ने चोर लोगों को इन्फॉर्मेशन बेची थी, फिर बैरन को बहुत बड़े कर्ज में छोड़कर भाग गया। आप मेरे इन रिस्पेक्टेड सोल्जर्स को यहाँ पर मिट्टी में गंदा कर रहे हैं, इनका कमांडर होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर न्यूमैन, मेरे पास फादर की परमिशन है। मास्टर लॉयड, मैं नहीं जानता आपने लॉर्ड को कैसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं अपने आदमियों को पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। लॉयड कहता है, ठीक है, अब तुम मार खा के ही शांत होगे। ऐसा सुनकर न्यूमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉयड सोवेल की मदद से न्यूमैन के ऊपर मिट्टी भी उड़ा देता है और उसके आदमियों के सामने बेइज्जती कर देता है। तुम गुंडे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नाइट के सम्मान को ठेस पहुंचाने की? है ये क्या बकवास है? चलो रैंक्स को भूल जाते हैं और फाइट करते हैं। मेरा कहने का मतलब डुअल, तुम और मैं। न्यूमैन कहता है, गुंडे तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है जेंटलमैन, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले तो धन्यवाद। दूसरी बात, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि तुम्हें ये वाली सीरीज कैसी लगी। मेन बात तो ये है, अभी तो जस्ट सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले वीडियोज में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कमेंट करके जरूर से बताना कि तुम लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं, क्योंकि तुम्हारा कमेंट बहुत जरूरी है। वीडियोस तो अब से डेली आने वाली है, इसीलिए सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में।